तो स्टूडेंट्स, मैं जीएस वर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीएफटी की क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। तो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत क्या होता है कि एक बेथे नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या कहा था कि संकुल यौगिकों में धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित जो बंध होता है, धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित बंध है, उसकी प्रकृति को इसने क्या माना? आयनिक माना। हम कह रहे थे संकुल यौगिकों में जब बात करते हैं तो धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित जो बंध होता है वो कैसा होता है? उपसहज संयोजक बंध होता है। लेकिन बेथे नाम का वैज्ञानिक आया, बेथे नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा कि धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित जो बंध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आयनिक होती है। धातु और लिगेंड के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति को उसने आयनिक माना। चूंकि आयनिक यौगिक किस फॉर्म में पाए जाते हैं? क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ गया क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं? सीएफटी से। अब चूंकि आयनिक यौगिक जो होते हैं उनके मध्य जो बल होता है वो कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो इस बेथे नाम के वैज्ञानिक ने धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित जो बल था उसका नाम भी क्या रखा था? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यानी इनके मध्य में क्या पाया जाता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, और एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। जब दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की बात करते हैं तो इसमें आते हैं जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, H2O, OH-, OX-2। ये जो लिगेंड हैं वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का कार्य करते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम का पालन करेंगे, अर्थात युग्मन नहीं होगा। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। जबकि प्रबल क्षेत्र की बात करें तो प्रबल क्षेत्र में जैसे NO2-, CN-, NH3CO आदि ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड का कार्य करते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम का पालन नहीं करता और क्या होगा? युग्मन होगा। तो ये तो CFT थी। इसका कथन था, क्या था कि बेथे नाम के वैज्ञानिक के अनुसार धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित जो बंध की प्रकृति होती है वो आयनिक होती है। चूंकि आयनिक यौगिक क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं इसलिए इनको क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहते हैं। और आयनिक यौगिकों में जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो उसने संकुल यौगिकों में धातु और लिगेंड के मध्य जो उपस्थित जो बल की प्रकृति थी वो उसको बताया स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल दो प्रकार का होगा, एक तो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का विपाटन एवं वितरण। ऐसे ही हम बात करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन एवं इलेक्ट्रॉन का वितरण। चलिए अब बात करते हैं हम अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होता है उसमें डी कक्षकों की स्प्लिटिंग यानी विपाटन कहते हैं या विभाजन किस प्रकार से होता है? तो देखिए, डी के ऑर्बिटल्स की बात करें तो डी में 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं, 5 कक्षक पाए जाते हैं जिनके नाम होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ये डी के 500 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इनको अपन कहते हैं समभ्रंश कक्षक, डिजनरेट ऑर्बिटल। ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान लगभग समान होता है वो क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जैसे पी के तीनों कक्षक PX, PY और PZ समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। इसी प्रकार से डी के 500 जो कक्षक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, डिजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। सामान्य स्थिति में इनकी ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड
जैसे ही कोई लिगेंड अष्टफलकीय आकृति में आकर व्यवस्थित हो जाता है, जैसे ही कोई लिगेंड अष्टफलकीय आकृति में आकर व्यवस्थित हो गया, ये लिगेंड आया और ये कैसी आकृति में है, अष्टफलकीय। जैसे ही कोई लिगेंड अष्टफलकीय ज्यामिति में आकर व्यवस्थित हो गया तो इनकी समरसता समाप्त हो जाती है और ये दो प्रकार के समूहों में विभाजित हो जाते हैं। इनमें से एक उच्च ऊर्जा का समूह तथा एक निम्न ऊर्जा का समूह होता है। निम्न ऊर्जा का जो समूह होता है इसमें 3 ऑर्बिटल बनते हैं और उच्च ऊर्जा के समूह में 2 ऑर्बिटल, यानी बिना स्क्वायर वाले जो हैं वो तो नीचे आ जाते हैं, dxy, dyz और dzx। स्क्वायर वाले dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। ये 3 समान ऊर्जा के ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इनको हम त्रिसमभ्रंश कक्षक इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रिपल डीजनरेट ऑर्बिटल। और किससे व्यक्त करेंगे अपन, T2G सेट से। इसको किससे व्यक्त करते हैं हम, T2G सेट। ऐसे ही इनको कहते हैं 2 समान ऊर्जा के कक्षक हैं, इसलिए इनको कहेंगे द्वैसमभ्रंश कक्षक। डबल डीजनरेट ऑर्बिटल्स इज डिनोटेड बाय EG सेट, और इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, EG सेट। इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का जो अंतर होगा उसको क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम अष्टफलकीय के लिए किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा O से। जब हम चतुष्फलकीय की बात करेंगे तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डेल्टा T, क्योंकि चतुष्फलकीय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेट्राहेड्रल, और किससे व्यक्त कर देंगे, डेल्टा T से। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जब एनर्जी की बात की जाए तो ये इतनी एनर्जी से नीचे चले जाते हैं और इतनी एनर्जी से ये ऊपर गए। नीचे की ओर जो गए हैं 3 ऑर्बिटल हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है, जिधर ज़्यादा ऑर्बिटल हैं उधर की तरफ एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, यानी 3/A होगा 2/5 डेल्टा O, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.4 डेल्टा O। इधर देखिए 2 ऑर्बिटल हैं, उधर की तरफ आपको ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, 3/5 डेल्टा O बराबर 0.6 डेल्टा O कह सकते हैं। ये डी कक्षकों में जब विपाटन की बात कर रहे हैं हम, तो इसी को बोलना है हमको। देखिए क्या होता है डी कक्षकों के विपाटन में, कि सामान्य स्थिति में डी के 5 कक्षक की ऊर्जा का मान समान होता है, इसलिए इन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जैसे ही कोई लिगेंड अष्टफलकीय ज्यामिति में आकर व्यवस्थित हो जाता है तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और ये 2 प्रकार के समूहों में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, जिनमें से एक निम्न ऊर्जा का समूह तथा एक उच्च ऊर्जा का समूह होता है। निम्न ऊर्जा के समूह में 3 कक्षक जिनके नाम dxy, dyz और dzx होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, त्रिसमभ्रंश कक्षक कहते हैं, तथा किससे व्यक्त करते हैं अपन, T2G सेट से। इसी प्रकार उच्च ऊर्जा का एक समूह जिसमें 2 कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा dz स्क्वायर होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, द्वैसमभ्रंश कक्षक कहते हैं, और किससे व्यक्त करते हैं, EG सेट से व्यक्त करते हैं। T2G तथा EG सेट के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा कहलाता है, जिसे हम अष्टफलकीय के लिए किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा O से व्यक्त करते हैं। अब ये कितनी एनर्जी से कम जाते हैं, ये नीचे की ओर जो गए उनकी एनर्जी का मान क्या होगा, 2/5 डेल्टा O, यानी जिधर ज़्यादा ऑर्बिटल हैं उधर एनर्जी का डिफरेंस क्या रखना है आपको, कम, और ज़्यादा वाले जिधर क्या हैं, जो ऑर्बिटल है उनकी संख्या कम है, उधर एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। वो कितना होगा, 3/5 डेल्टा O बराबर 0.6 डेल्टा O। तो ये बात हुई किसकी, अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन। इसका मतलब ये हुआ कि डी कक्षकों के जो T2G और EG सेट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा वो 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक तो होगी क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा O से, और दूसरा युग्मन ऊर्जा जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P से, पेयरिंग एनर्जी।
इस स्थिति में दो प्रकार के केस बन सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट की बात करें, जब लिगेंड प्रबल है, जब लिगेंड प्रबल है इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा का डेल्टा ओ का जो मान है वो पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा। यानी जब लिगेंड प्रबल है तो डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन अधिकतम होगा। इस स्थिति में क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा यानी डेल्टा ओ का जो मान है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, अधिक होगा। और इस स्थिति में जो संकुल हैं वो क्या कहलाएंगे, आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स निम्न चक्रण संकुल कहलाएंगे। दूसरे केस की बात करें अगर हम, केस नंबर सेकंड, जब लिगेंड दुर्बल है तो इस स्थिति में डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन कम होगा। इस स्थिति में क्या होगा, डेल्टा ओ का मान पेयरिंग एनर्जी पी से क्या होगा, कम होगा। इस स्थिति में जो संकुल हैं वो क्या कहलाएंगे, उच्च चक्रण संकुल या बाह्य कक्षक संकुल कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है। तो अष्टफलकीय संकुलों में जब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की बात करें हम, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रबल क्षेत्र में। जब लिगेंड प्रबल है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र में देखें अपन तो यहाँ लिखा मैंने विन्यास, डी कक्षक का विन्यास लिख रहे हैं हम। उसके बाद में बात करेंगे हम T2G सेट, फिर लिखा हमने EG सेट। T2G सेट पहले क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि T2G सेट की ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। अभी हमने देखा डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जब विपाटन किया था डी कक्षकों का, तो उसमें देखा T2G जो सेट था उसकी ऊर्जा का मान क्या था, कम था, और EG की ज़्यादा था। इसलिए हमने T2G सेट को पहले लिखा और EG सेट को बाद में। उसके बाद मैंने कॉलम बनाया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद लिखा मैंने म्यू का मान, और ये किस में लिखा, बोर मैग्नेटॉन में। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, n+2 और ये अंडर रूट, ये म्यू का मान लिखेंगे। उसके बाद में हमने लिखा यहाँ प्रकृति कैसी होगी। तो एक टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको समझना चाह रहे हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए इस टेबल से हमने सबसे पहले लिखा यहाँ विन्यास, ये विन्यास लिखा मैंने D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और ये D10। ये कक्षक बनाए T2G सेट में 3 कक्षक होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 कक्षक बनाए। ये सभी में मैंने 3 बना दिए। EG सेट में 2 कक्षक होते हैं, इन सभी में मैंने 2 कक्षक बनाए। ये लो, अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सबसे पहले हम प्रबल क्षेत्र की जब बात कर रहे हैं, T2G सेट 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ही जाएगा, ये रहा 1, 2, उसके बाद 3, ऐसे गए। जब हम BBT पढ़ रहे थे संकरण में, हमने देखा कि एक
लाइन बताई थी मैंने आपको कि 3 तक तो एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन भरता है, वो बात कौन बताती है? CFT बताती है। देखिए ये 3 तक तो एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। उसके बाद देखिए आप प्रबल क्षेत्र में गए। प्रबल क्षेत्र का मतलब, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। 1 2 3 प्रबल क्षेत्र है तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये 5वां इलेक्ट्रॉन, ये 6, 7 पे देखिए आप अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये 8, ये 9 और ये क्या हो गए? 10। इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं। उसके बाद देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1, इसमें 2, इसमें 3, फिर वापस से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ? 2, ये 1 0 1 2 1 और ये 0। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे हम म्यू का मान इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और आपके लिए क्या है, मैंने निकाल के पहले ही ट्रिक बना रखी है, आपको पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी n का मान क्या है? 1। ये किसका मान है? n का मान 1 है, तो मान निकल के आएगा 1.7 बोर मैग्नेटॉन में। 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, 3.9, 2 है तो 2.8, 1 है तो 1.7, 0 पे 0, 1.7, 2.8, 1.7 और ये 0। इसके बाद प्रकृति देखें। यदि किसी में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो उसकी प्रकृति हमेशा अनुचुंबकीय होती है, या ऐसे देख सकते हैं जिसमें भी म्यू का मान है उसकी प्रकृति हमेशा कैसी होगी? अनुचुंबकीय। तो देखिए इसकी प्रकृति कैसी हो गई? अनुचुंबकीय। इसके बाद देखिए ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय। इसका मान 0 है, इसका मतलब इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय। ये अनुचुंबकीय, ये भी क्या होगा? अनुचुंबकीय, ये भी अनुचुंबकीय और ये प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये हमने देखा क्या? डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। जब ज्यामिति कैसी है? अष्टफलकीय। और क्षेत्र कैसा है? प्रबल क्षेत्र। अब इसी प्रकार हम दुर्बल क्षेत्र में अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं दुर्बल क्षेत्र में। दुर्बल क्षेत्र में जब बात करें हम, तो देखिए इलेक्ट्रॉन भरे हम। 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 और ये 3। चूंकि दुर्बल क्षेत्र है, इसका मतलब डी कक्षकों का विपाटन कम होगा। इस स्थिति में जो होगा क्रिस्टल फील्ड विभाजन ऊर्जा डेल्टा ओ का मान पेयरिंग एनर्जी P से कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मन को वरीयता नहीं देंगे, यानी युग्मन नहीं होगा। तो देखिए अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएगा, 4, ये 5, अगला देखिए 6 में, ये 6, ये 7 हो जाएंगे यहाँ, ये 8, ये 9 और ये 10। अब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें हम। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। उसके बाद देखिए म्यू का मान, इसका मान 1.7 बोर मैग्नेटॉन, 2.8, 3.9, 4.9, 5.9, 4.9, 3.9, 2.8, 1.7 और इसका 0। प्रकृति देखें
इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुम्बकीय। इन सभी की प्रकृति क्या होगी? अनुचुम्बकीय। इसमें म्यू का मान 0 है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? प्रतिचुम्बकीय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें से कि अष्टफलकीय ज्यामिति में प्रबल क्षेत्र में D7 विन्यास हो तो इलेक्ट्रॉन के वितरण को CFT के आधार पर समझाइए। तो CFT के आधार पर कैसे समझेंगे? देखिए आप, ये देखिए D के 5 कक्षक होते हैं जो समरंस कक्षक कहलाते हैं। इनकी एनर्जी का मान क्या होता है? समान। इनके नाम ये हमने लिख ही दिए। ये क्या कहलाते हैं? समरंस कक्षक। अब लिगेंड कैसी आकृति में आया है? अष्टफलकीय में, वो भी कैसा है? प्रबल क्षेत्र में। प्रबल क्षेत्र में और अष्टफलकीय ज्यामिति में। तो अष्टफलकीय ज्यामिति में आएगा तो क्या होगा? ये विपाटित हो जाएगा। तीन यहाँ आ गए, 2 ऊपर, T2G सेट और ये EG सेट, ये DXY, DYZ, DZX, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर डेल्टा O। इतनी एनर्जी से ऊपर गए और इतनी एनर्जी से नीचे आए, तो ये होगा 2/5 डेल्टा O और ये 3/5 डेल्टा O। अब क्या भरने हैं आपको? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे जब समरंस कक्षक थे, 7 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास। जब समरंस कक्षक हैं तो वो हुंडे के नियम से ही जाएंगे, लेकिन अष्टफलकीय ज्यामिति में जब विपाटन हो गया तो इलेक्ट्रॉन चूंकि प्रबल क्षेत्र में है तो विपाटन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे किस प्रकार से जाएंगे? 1, 2 और ये 3। प्रबल क्षेत्र है इसलिए क्या होगी? पहले पेयरिंग, 4, 5, 6 और ये 7। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। इसमें देखें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, n का मान क्या है? 1 है। n का मान 1 बराबर म्यू बराबर क्या आ जाएगा? 1.7 बोर मैग्नेटॉन और इसकी प्रकृति क्या होगी? अनुचुम्बकीय। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखें अगर हम, तो किस प्रकार से बन सकता है कि एक संकुल है FeCN6-3। इस संकुल में संकरण की जो व्याख्या है वो किस आधार पर करनी है आपको? CFT के आधार पर। एक ये संकुल लिया हमने और एक अगर हमारे पास में FeF6-3 ये संकुल है। इन दोनों संकुलों में हमको संकरण निकालना है किसके आधार पर? CFT के आधार पर। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ये वही हमने D के 5 कक्षक बनाए, जिनके नाम हैं DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब जो लिगेंड आया है वो किस आकृति में आया है? अष्टफलकीय, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। और अष्टफलकीय ज्यामिति में बात कर रहे हैं हम, चूँकि ये CN- कैसा लिगेंड होता है? प्रबल लिगेंड है। और कैसी ज्यामिति है? अष्टफलकीय। तो ये विपाटित हुआ, इधर 3 और इधर 2। इसको बोला हमने EG सेट, ये T2G सेट। दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर डेल्टा O, ये डिफरेंस एनर्जी का।
इसको क्या कहा हमने, 0.4 डेल्टा ओ, और इधर 0.6 डेल्टा ओ। अब क्या बनने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनने के लिए हमने इसका संकरण निकाला पहले, x-6 बराबर -3, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई पहले +3, यानी Fe की 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम आर्गन 3d6 और 4s2, लेकिन हमको चाहिए Fe+3 का, तो ये क्या हो जाता, आर्गन 3d5 और 4s0। यानी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने भरे, ये यहाँ पर इस प्रकार से भरे जाएंगे क्योंकि ये समरंस कक्षक हैं। डी के पांचों कक्षकों की ऊर्जा का मान समान है, विपाटित नहीं हुए। जैसे ही विपाटन हुआ, विभाजन हुआ, तो इनकी समरसता समाप्त हुई। अब इलेक्ट्रॉन का वितरण T2G और EG सेट के अकॉर्डिंग होगा। 5 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास में, तो देखिए 1, 2 और 3, फिर रुक गए। हमने देखा लिगेंड कैसा है, दुर्बल है कि प्रबल, तो ये लिगेंड कैसा है, प्रबल है। इसका मतलब पेयरिंग होगी ये 4 और ये 5। अब देखिए संकरण जब निकालेंगे तो इसमें देखिए डी के ये 2 इनर वाले कक्षक बच गए 3D वाले, तो इसको संकरण हुआ D2sp3, D2sp3। आकृति अष्टफल की हो जाएगी। n का मान इसमें कितना है, 1, और म्यू का मान कितना हो जाएगा, 1.7। बोर मैग्नेटॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखते तो देखिए T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, और EG सेट में कितने हैं, 0। तो ये इसकी व्याख्या हो गई इस आधार पर, CFT के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखो, अगर इसको देखें हम तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम आएगा। जैसे ही हमने ऑर्बिटल को भरा, ये डी के 5 कक्षक, अब लिगेंड आया है किस फॉर्म में, दुर्बल क्षेत्र में। F- क्या होता है, दुर्बल लिगेंड है। ये कितने कक्षक यहाँ, 3 और ये 2, ये EG सेट, ये T2G सेट। ऐसे ही हमने लिख दिए, ये दोनों का डिफरेंस लिख दिया। इलेक्ट्रॉन देखो वही 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। लेकिन अब लिगेंड कैसा है, दुर्बल, तो दुर्बल पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएंगे। ये डिफरेंस क्या है, वही डेल्टा ओ। चूँकि इनर वाले जो डी ऑर्बिटल हैं पूर्ण रूप से भर गए, इसलिए अगला वाला लेंगे जो S से स्टार्ट होगा, sp3, D2 संकरण आ जाएगा। इसमें n का मान 5, म्यू का मान 5.9। बोर मैग्नेटॉन, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो देखिए T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, और EG सेट में 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी CFT से आ सकते हैं।